कौन सा कथन असत्य है? प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। सबसे पहले तो इसी लाइन पर जब हम आते हैं तो यहां से आप रिजोल्यूशन देखिए क्या मिलता है। हमारी रेजिस्टेंस किसी भी मेटेरियल की क्या होती है? रो एल बाई ए होती है, यानी आर विथ कर्मानुपाती क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। क्षेत्रफल मेरा बढ़ता है तो मेरी रेजिस्टेंस क्या होती है? घटती है, कम होती है। तो नियमतः तो मेरे प्रतिरोध के मान का कम होना चाहिए क्षेत्रफल के बढ़ने से, लेकिन यहां क्या कह रहा है? बढ़ रहा है। तो स्पष्ट सी बात है, यह कथन क्या है? गलत है। लेड शीथ केबल के धात्विक आवरण को आवश्यक रूप से अर्थ से जोड़ना पड़ता है, सही बात है। लेड शीथ में हम लोग मेटालिक स्ट्रक्चर को जरूर क्या करते हैं? अर्थ से जोड़ते हैं ताकि लीकेज करंट वगैरह बाईपास हो जाए। अर्थिंग इलेक्ट्रोड को जंग से बचाकर रखने पर भी प्रतिरोध का मान कम होता है, जंग लगने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह भी सही है। अर्थ की स्थापना मशीन की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मानव जीवन की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा है असत्य कौन है, तो असत्य ए है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा साहब जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्धचालकों को मशीन से पैनल बोर्ड व मेन तक जाना चाहिए, सही बात है। और जब हम लोग क्या करते हैं, मध्यम वोल्टेज के रेंज में अर्थिंग अगर करते हैं तो हमें साहब जी अपने जीवन की सुरक्षा तो प्राप्त होती ही है, उपकरण भी हमारा सुरक्षित होता है। ऐसी स्थिति में जो हमारी अर्थिंग की जाती है तो वह हमेशा याद रखिएगा कम से कम डबल अर्थिंग की अनुशंसा की गई है। और ये डबल अर्थिंग के लिए हमारे रड हो या अर्थ इलेक्ट्रोड हो, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? समांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है? मेरा प्रतिरोध कम होता है, और प्रतिरोध के कम होने से लीकेज धारा क्या करती है? अधिक मात्रा में यहां से पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो इसीलिए आप जवाब क्या दीजिएगा? कम से कम क्या रहेगा साहब? 2। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, विद्युत आघात से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है साहब? बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वो सब लोग जानते हैं, अर्थिंग करना है। तो अगर हम अर्थिंग कर देते हैं अपने वैद्युतिक उपकरण के धात्विक भाग को, हमेशा याद रखिएगा वैद्युतिक उपकरण के कौन से भाग को? मेटालिक स्ट्रक्चर को, इसके धात्विक भाग को अगर हम क्या कर दें साहब जी? अर्थ के साथ जोड़ दें, यही प्रक्रिया अर्थिंग कहलाती है। ऐसा करने से हमारे जीवन की भी सुरक्षा होती है और मनुष्य भी बच जाता है, उपकरण भी बच जाता है, काम करने वाले जो भी मजदूर हैं या टेक्नीशियंस हैं उनका भी जीवन सेफ और सुरक्षित होता है। क्योंकि हम यह मानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है साहब? 0 होता है। अर्थ की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। और इन्हीं कारणों से हम भू संयोजन करके, अर्थिंग करके क्या होते हैं? सेफ और सुरक्षित रहते। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सामग्रियों का उपयोग अर्थ प्लेट के आसपास मिट्टी की नमी या प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है? आइए आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, घबराइए मत, परीक्षा जल्दी हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, जीवन में कई लोगों को परेशानी है, सबके साथ समस्या है, समझे कि नहीं? सिर्फ आप ही के साथ समस्या नहीं है। जब आप दूसरों की समस्या समझने लगेंगे तो अपना दुख सुनने लगेगा, समझे? दूसरे की कहानी सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम तो बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, दूसरा व्यक्ति तो हमसे ज्यादा दुख में है। आपको लगेगा कि अपना सब कुछ उसको दे दे, इसलिए दूसरे का दुख आपसे कहीं बढ़कर है। इसलिए सिर्फ अपने दुख की चिंता न करें, पैसेंस रखकर पढ़ाई करें और तैयारी करते रहें, समय पर सब कुछ अपने आप होता चला जाए। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कह रहा है प्रतिरोध को कम करने के लिए अर्थ प्लेट के आसपास कौन सी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं साहब? तो आप सब जानते हैं नमक, चारकोल और पानी हम लोग डालते हैं। नमक चारकोल तो निर्माण के समय ही 15-15 सेंटीमीटर का लेयर बना बना करके हम लोग डाल देते हैं। अब पानी हम लोग 10 दिन 15 दिन पर डालते रहते हैं। जैसे आपका ठंडे का मौसम है तो उसमें पानी उतना देने की जरूरत नहीं है। गर्मी के मौसम में पानी क्या करना चाहिए? नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह डालते रहना चाहिए। इससे आपकी क्या होती है? नमी बनी रहती है। नमी बने रहने के कारण आपका प्रतिरोध कम रहता है, और कम प्रतिरोध की वजह से क्या होता है? तो धड़ल्ले से मेरी लीकेज करंट पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए साहब।
हम 3000 पूरा कर दिए हैं नवयुवक आज, ब्रह्मास्त्र में 3000 पूरा हो गया है, ठीक है कि नहीं? आइए, किसी सब स्टेशन के लिए कौन सबसे उचित प्रकार का अर्थिंग है? ठीक है, तो साहब आप जानते हैं किसी भी सब स्टेशन के लिए जो सबसे अच्छा अर्थिंग माना जाता है वो पाइप अर्थिंग माना जाता है। पाइप अर्थिंग इसीलिए माना जाता है क्योंकि पाइप अर्थिंग सभी जगह क्या होता है साहब, उपयुक्त तो होता है। हर तरह की जमीन, हर तरह की परिस्थिति पर नमी नहीं भी है वहां भी, नमी है वहां भी। लेकिन प्लेट अर्थिंग भी बहुत अच्छा अर्थिंग है। अगर आप विश्वसनीय और बढ़िया अर्थिंग की बात करते हैं तो प्लेट और पाइप ही है। बट प्लेट अर्थिंग जो है नमी वाले जगह पर क्या होता है, ज्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन पाइप अर्थिंग सभी जगह पर बेहतर माना जाता है। इस दृष्टिकोण से हम लोग सब स्टेशन के लिए पाइप अर्थिंग का ही प्रयोग करते हैं। आप सब जानते हैं प्लेट अर्थिंग में हमारा प्लेट जो होता है वह किस लिए होता है साहब? आपका प्लेट या तो कॉपर का होता है या गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है। कॉपर का प्लेट जो होता है वो 60 cm गुना 60 cm गुना कितना जी? 3.15 mm के रेंज का होता है। ये हमारा क्या है, 60 cm गुना 60 cm गुना आपका 6.35 mm। ये वाला आपका क्या है, मोटाई है। ये आपका क्या है, मोटाई है। हाँ विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी जी, ठीक है। चलिए, और पाइप अर्थिंग के लिए हम लोग ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग जीआई का ही प्रयोग करते हैं। जीआई इसलिए हम लोग लेते हैं, उसके पीछे कारण है कि जंग रोधी रहता है, इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जंग क्या होता है, नहीं लगता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंड्यूट सरफेस वायरिंग में दो सैंडल के बीच दूरी। साहब जी, कंड्यूट सरफेस वायरिंग जो आपके क्लासरूम में भी लगा हुआ है, यहां हम लोग क्या लगा दिए हैं, सैंडल। इसी सैंडल से यह दीवार के अंदर क्या है, दीवार के ऊपर टिका हुआ है। तो इसके बीच की दूरी स्ट्रेट रन में 60 सेंटीमीटर तक होती है, और यदि जंक्शन बॉक्स वगैरह है तो वहां पर कितनी होती है, 30 होती है। हम कभी भी साहब जी 60 से ऊपर रखने का प्रयास नहीं करते हैं। आप जबरदस्ती पर आइएगा तो आप 90 तक लेके जाइए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। लेकिन उससे ऊपर जाइएगा तो आपका कंड्यूट क्या होगा, नीचे की तरफ लटक जाएगा। इसीलिए साहब इस प्रश्न का सही उत्तर हम क्या दे देंगे, जल्दी बताइए। व्हाट शुड बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यहां पर हम लोग ए ही देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। जो विद्यार्थी थोड़ा टेंशन में है 3.15 3.18, वो लोग जान लीजिए IEEE ने कहा है 3.18 ही, ठीक है। और हम लोग कई बार उपयोग के दौरान 3.15 भी हम लोग ले लेते हैं, लेकिन 3.18 ही स्टैंडर्ड है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। रोशनी का जो तिरछा प्रभाव है, यानी आपकी रोशनी इस पूरे कमरे में आप चाहते हैं कि सब जगह क्या हो जाए, समान रूप से वितरित हो, लेकिन आपका प्रकाश क्या होता है, एक ही किनारे में जाता है। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए हम कौन सा होल्डर लेते हैं, एंगुलर होल्डर लेते हैं। कैसा लेते हैं, एंगुलर होल्डर का प्रयोग करते हैं, कोणीय होल्डर का करते हैं। स्क्रू टाइप के होल्डर में तो आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके तब आपको बल्ब को क्या करना है, कनेक्ट करना है साहब, ठीक है। आपका पेंडेंट होल्डर का हम लोग प्रयोग किया करते थे, दरवाजा सब पर जब बल्ब लगाना होता था उसमें हम लोग बैटन पेंडेंट इसका यूज करते हैं, जिसको लटका दिया जाता था, ठीक है। अब उसी में मास्टर होल्डर भी आता था, दोनों तरफ आपका क्या था, पिन जैसा था, जिसमें सलाई का लकड़ी डाल करके एक बल्ब इधर एक बल्ब उधर भी जला लिया करते थे, है कि नहीं है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कितने वाटेज का बनाया जाता है, तो 250 500 इस रेंज का बनाया जाता है। यह भी मरकरी वेपर लैंप आपका क्या है साहब, गैस डिस्चार्ज लैंप है। साहब जी आप जानते हैं इसका जो वर्किंग आवर है, इसका साहब जी कार्य अवधि है लगभग कितना होता है, 9000 आवर्स के आसपास होता है। इसकी दक्षता जल्दी से बता दीजिए कितनी होती है, इसकी दक्षता कितनी होती है साहब जी,
याद है आप लोगों को? फटाफट बताइएगा कितनी होती है? 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। ठीक है, 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट। लेकिन इसका प्रयोग हम कभी भी करेंगे तो कैसे करेंगे साहब? वर्टिकली स्थापित करेंगे, हॉरिजॉन्टली इसको कभी भी स्थापित नहीं करते हैं। अब जा रहा है ना आवाज विद्यार्थी जी? तो जो जरूरी आवाज है वो आप तक पहुंच जाएगा, जो जरूरी नहीं है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और जो भी सत्ता में काबिज रहते हैं वो बहरे हो जाते हैं। तो आपने पार्टी बदल करके गलती किया है, आप अभी सत्ता में हैं इसीलिए आप बहरे हो गए। पहले विपक्ष में थे दशहरा पूजा से पहले तो आपको आवाज सुनाई दे देता था। ठीक है ना? आइए अच्छा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है एक फ्लोरेसेंट लैंप की चोक कॉइल शॉर्ट सर्किट हो गई है। साहब जी आप जानते हैं चोक जो होती है ना, ये हाईली इंडक्टिव कॉइल होती है। क्या होती है? हाईली इंडक्टिव कॉइल होती है। स्वाभाविक सी बात है, यानी यहां पर एक्सेल का वैल्यू क्या होगा? काफी उच्च होगा। अब आपसे कह रहा कि ये शॉर्ट हो गई है। ठीक है, इसका काम क्या था साहब? इसका काम था, पहला काम था साहब जी, धारा को क्या करना? नियंत्रित करना। धारा को नियंत्रित करना और प्रारंभिक वोल्टेज को बढ़ाना। क्या करना? प्रारंभिक वोल्टेज को बढ़ाना, ताकि यह क्या कर सके? गैसियस डिस्चार्ज करा सके। और जब डिस्चार्ज होने लग गया तब क्या करेगा? तो करंट को कंट्रोल कर लेगा। ये इसका काम था। अब जब शॉर्ट हो गया तो धारा नियंत्रित कर पाएगा? ये तो धारा की प्रवाह को बहुत बढ़ा देगा। जब धारा प्रवाह बहुत बढ़ जाएगी तो नेचुरल सी बात है, आपके इलेक्ट्रोड और बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी? जल जाएंगी। तो जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि क्या उत्तर दीजिएगा? तंतु फूक जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? दीप को यदि आप चालू कीजिएगा, आपको पता चल गया कि फ्यूज हो चुका है, अतः बंद है, तब चालू कीजिएगा तो आपका फिलामेंट क्या होगा साहब? उड़ जाएगा। तंतु को ही हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फिलामेंट कहते हैं। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अब तो समय बदल गया, अब तो हम लोगों ने फ्लोरेसेंट लैंप का यूज छोड़ दिया। अब तो एलईडी वाला क्या लाते हैं? ट्यूबलाइट का हम लोग प्रयोग करते हैं। एलईडी का ही ये ट्यूबलाइट है, ना ही चोक है, ना ही साउंड है, ना ही कैपेसिटर है, कुछ भी नहीं है साहब। और पावर का भी कंजप्शन बहुत कम, और रोशनी भी हमको क्या दे रहा है? ज्यादा। तो जैसे जैसे तकनीक बदलता है व्यवस्थाएं बदलती चली जाती है। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के पूरी रोशनी के साथ जलते रहने के बाद, मतलब अपना पूरा काम ये कर लिया, पूरा परफॉर्मेंस दिखा दिया। ठीक है, इसकी जितनी क्षमता थी उस क्षमता पे जल रहा है, रोशनी भी पूरा हमको दे रहा है। 60, 62, 65 ल्यूमेन प्रति वाट तक की दक्षता के साथ हमको रोशनी दे रहा है। अब आपका जो चोक लगा हुआ है, वह चोक अब आपके लिए क्या काम कर रहा है? जलाते समय, संचालित करते समय तो चोक काम कर रहा था कि प्रारंभिक वोल्टेज को बढ़ाकर डिस्चार्ज करवा रहा था। डिस्चार्ज करवाने के बाद धारा के मान को नियंत्रित कर दिया। अब यह क्या करेगा? अब जब सब चीज सेट हो गया तो अब साहब जी ज्यावक्रिय धारा की क्या करेगा? स्मूथिंग, मतलब ज्यावक्रिय धारा में कोई मिलावट है या नहीं है उसका फिल्टराइजेशन करने का काम करेगा। ये मामला है साहब। नौकरी भी हो गया, गाड़ी भी ले लिया, जमीन भी खरीद लिया, मकान भी बना लिया, बाल बच्चा का शादी विवाह भी कर लिया, अब क्या करेगा? अब जो पाप किया है उसको धोने के लिए भगवान का भजन करेगा, गंगा स्नान करेगा, तीर्थाटन में निकलेगा। अब वही हो रहा है सब चीज पूरा होने के बाद। इसलिए राइट आंसर क्या है साहब? ठीक है, तो क्या जवाब दीजिएगा? ज्यावक्रिय धारा की स्मूथिंग करना, स्मूथ आउट द साइनोसॉइडल करंट। दिस स्पेक्ट्रम का परास क्या है? अभी फाइनल स्टेज पे तुमको पहुंचा दिए। अभी पहला स्टेज नौकरी भी बचा हुआ है, धीरे धीरे होगा। चलिए
एक का तो तुम सब चीज करवा के भगा ही दिया उसको, उधार रहता है, वो एएलपी में रहता है। हाँ। दृश्य स्पेक्ट्रम की परास क्या है? एक दिन फोन किया था, जो सामर्थ्य बैच कब से चालू होगा, उसमें आएंगे। हम कहे तुम तो इससे पहले भी पूरा पढ़ लिया और उसको पढ़ करके बीएसपीएससी में डबल पढ़ लिया, अब सामर्थ्य में क्या करने के लिए आएगा? नहीं सर, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम बताइए साहब, कितना से कितना? क्या जवाब दीजिएगा? 380 से 740। एनएम मतलब नैनोमीटर। साहब जी इसका कितना होता है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। ठीक है कि नहीं? और ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को जो सबसे नीचे का है वह किसका होता है? वायलेट का। किसका होता है? वायलेट का। सबसे ज्यादा किसका तरंगदैर्ध्य? रेड का होता है। ठीक है, पिबज्योर। ठीक, किसकी होगी? वायलेट की। और सबसे कम यानी न्यूनतम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? आपकी साहब जी रेड की होगी। वेवलेंथ मैक्सिमम किसका? रेड का। वेवलेंथ मिनिमम किसका? वायलेट का। ये आप याद रखिएगा। इससे ऊपर का प्रकाश क्या होता है? इंफ्रा रेड होता है। इससे नीचे का क्या होता है? 380 नैनोमीटर से नीचे का अल्ट्रा वायलेट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण क्या है? पेंदी में जो प्लेट होता है वैज्ञानिकों, उसे हम सोल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल प्लेट कहते हैं। यही प्लेट जो इस तरह का आपको दिखता है, ऐसा आयरन आप लोग करते हैं, इस तरह का जो रहता है प्लेट आपका, ठीक है ना? और यही वाला भाग ना आप कपड़े पर देते हैं, जो कि डायरेक्ट आपका कंडक्शन के माध्यम से हीट हमारी आती है और फिर वह हीट आपके कपड़े के रिंकल्स को दूर करने का काम करती है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ब्लिस्टर हो गया, यानी नीचे का भाग में आप कई जगह देखिएगा थोड़ा उठा उठा हुआ सा हो गया है। ठीक है, वह जो उठा उठा सा हो गया है, तो कई बार कपड़ा पर कीजिएगा तो कहीं होगा, कहीं नहीं भी होगा, कहीं कहीं लगेगा कपड़ा पे घसा गया है ज्यादा। ठीक है, वो जो स्थिति होती है वो किसके कारण होती है साहब, जरा बताइए। ब्लिस्टर किसके कारण होता है? घरेलू वैद्युतिक उपकरण का यह सवाल है। ठीक है, जल्दी से बताएगा सरकार, ब्लिस्टर का मुख्य कारण क्या है? मेहनत कर रहे हैं, बैठिए, ऐसे ही मेहनत करना है। राइट आंसर क्या है? एक्सेसिव हीट के कारण क्या होता है? ब्लिस्टर होता है। निर्धारित मात्रा से ज्यादा हीट होने के कारण हमारी ब्लिस्टर की समस्या आती है। और यह समस्या तब पैदा होती है जब आपकी क्या खराब हो जाए? थर्मोस्टेट। समझिए, क्या हो जाए? आपकी थर्मोस्टेट अगर खराब है, वह प्रॉपर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण एक्सेसिव हीट हुआ, और एक्सेसिव हीट के कारण क्या हुआ? ब्लिस्टर। समझ गए? तो रूट काउज इसका क्या है? एक्सेसिव हीट। निम्नलिखित में से कौन सा वैध ग्रेड है जिसे वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाया जाता है? कमर्शियली जो है, व्यवसायिक तौर पर विद्युत केबल का निर्माण हम करते हैं, तो वह किसके लिए करते हैं? चाहे आप कोचिंग में भी यूज कर रहे हैं, कोचिंग कौन सा कनेक्शन हुआ? कमर्शियल कनेक्शन हुआ। आपका मॉल है, शॉपिंग मॉल है, किराए पर आप मकान लगाए हुए हैं, समझ गए? तो ये सब में जो कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन है? कमर्शियल है। और उस कमर्शियल कनेक्शन का जो उपयोग है किस किस वोल्टेज के रेंज पर होगा? 400 वोल्ट के रेंज पर होगा, 230 के रेंज पर होगा। तो जवाब क्या दीजिएगा साहब? स्टैंडर्ड 230 या 400 के रेंज पर करेंगे। और ये पीवीसी केबल का ही प्रयोग हम लोग सामान्य रूप से करते हैं विद्यार्थी जी। आपके घर में भी क्या यूज हो रहा है? केबल ही यूज हो रहा है। ठीक है, आइए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्किट ब्रेकर की सूची में नहीं आता है? क्वेश्चन तो बड़ा कठिन है। राजू जी नाम हुआ ना जी? क्या नाम है? चंद्रशेखर कुमार। चलिए बैठ, अच्छा लड़का है। इसका सही जवाब दे दिए चंद्रशेखर जी। ए नंबर कि बी नंबर? ए, एयर ब्लास्ट बिल्कुल होता है। ऑयल, यहां पर तेल का प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं। वैक्यूम, निर्वात का प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई सर्किट ब्रेकर है जिसमें मिट्टी का प्रयोग करते हैं? ऐसा कोई नहीं है। इसलिए सॉइल सर्किट ब्रेकर की सूची में नहीं आता है। सॉइल मतलब मिट्टी है विद्यार्थी, वो छूट गया है, SOIL। इलेक्ट्रिक बेल जो है साथियों, आप जानते हैं इसको पुकार घंटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसी को बुलाना होता है, उसके दरवाजे पर बेल का बटन दबाते हैं, आवाज होती है। अगर उसको पैसा लौटाना है तो शायद गेट नहीं खुलता है, यदि आपसे लेना है तब दरवाजा खुल जाता है। ये मामला है।
ठीक है, तो साथियों ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग कौन सा मैग्नेट लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट और अस्थाई चुंबक है साथियों, और यह विशेष रूप से एसी अनुप्रयोगों में क्या होता है, उपयुक्त होता है। और इसकी खासियत क्या है, इसका पीएच बहुत क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस काफी कम होती है, और जल्दी क्या होता है, मैग्नेटाइज और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। साहब जी एक छोटी सी बात और आपसे पूछना चाहते हैं, मुझे बताइए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें होता है क्या? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें नहीं होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व यहां बिल्कुल भी नहीं होता है। आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ें, एक आध दिन के बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। पर्व के बाद अचानक ज्यादा लोड ब्रेन पर देना ठीक नहीं है, एक दो दिन के बाद दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि नहीं। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जाती है? नाम से ही संस्कार पता चल रहा है। द्विधात्विक स्ट्रिप है, बायमेटालिक स्ट्रिप है। बायमेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है साहब, जल्दी बताइए। हीटिंग एलिमेंट के दूर और नजदीक जाकर के, तो ये आपका बायमेटालिक स्ट्रिप रहता है, और ये हमारी स्थिति है। समान अवस्था में यह एक दूसरे के क्या होता है, संपर्क में रहता है, और जब असमान स्थिति होती है तो फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है, जिसके कारण आपका क्या होता है साहब, यह संपर्क। तो हमारी तापमान सेटिंग जो है यह कहां आवश्यक होती है? इलेक्ट्रिक आयरन में। कैसा आयरन? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में। ठीक है, आप सूती कपड़े पे कॉटन पे सेट कर देते हैं, आपका कॉटन के लायक टेम्परेचर रहा तब तक ठीक है, ज्यादा होता है ऑटो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, हीट जब कम होती है तो दोबारा से सप्लाई फिर ऑन हो जाती है। विद्युत चुंबकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी के कारण होने वाली बाधाओं से बचने के लिए हम लोग बॉन्डिंग ब्रेड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन हाईलाइटेड है, कई बार आया हुआ है। विद्युत कार के लिए सीपीडब्ल्यूडी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है साहब जी, हमेशा याद रखिएगा। हमारी रेटिंग फैक्टर क्या होती है, आप सबको याद रखना है। रेटिंग फैक्टर हमारे तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होती है, और ये रेटिंग फैक्टर टेम्परेचर की वृद्धि के साथ हमारे वोल्टेज के मान में हो रही कमी को व्यक्त करता है। इसको सबसे पहले एनालिसिस करने का काम सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी ने किया था साहब। तो मेरा जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। तापमान वृद्धि के साथ रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है? रेटिंग फैक्टर हमारा घटता चला जाता है। विद्यार्थी उदाहरण के तौर पर आइए हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया, लेकिन यहां अगर डाटा पर आप आने का प्रयास करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस पर मेरा रेटिंग फैक्टर है 0.95, 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.9, साहब जी 30 डिग्री सेल्सियस पर 0.85, 33 डिग्री सेल्सियस पर 0. कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप देख रहे हैं तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है रेटिंग फैक्टर के मान में क्या हो रही है, कमी होती चली जा रही है। आप यकीन मानिए परीक्षा में कई ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, देखिएगा और आंसर दे दीजिए। तो कि इधर से जितना भी क्वेश्चन है तो उसमें से टकराना ही टकराना है। जो भी लड़का ब्रह्मास्त्र टेस्ट को कवर कर रहा है शुरू से, 3000 प्रश्न कम नहीं होता है, अभी इसमें और होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। तो आपको इतने प्रश्न पर तो इधर से कमांड हो गया, फिर आप 2 बुक लिए हुए हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसमें से 35 सेट आपका वहां कमांड हुआ, 50 टेस्ट आपका पूरा हो जाएगा इस शनिवार रविवार को। तो 50 टेस्ट का 50 क्वेश्चन इधर आपका पूरा हो गया। हो सकता है 25% क्वेश्चन मिल भी जाए, कॉमन भी हो, लेकिन फिर भी 75% क्वेश्चन देखिए तो आप 7000 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं। ये कम नहीं है, इतना क्वेश्चन आपके माइंड में है, कोई भी परीक्षा निकल जाएगा। विद्यार्थी हिम्मत रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है साहब जी? कह रहा भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्र की चल लागत, रनिंग कॉस्ट क्या है यहां पर, चल लागत परमाणु ऊर्जा से बहुत कम होती है। ये बात तो गलत है ना साहब, कितना उसमें ईंधन देना पड़ता है। हम लोग तो यहाँ 1 किलो लेते हैं यूरेनियम और वहां हमको 4000 टन कोयला लाना पड़ता है, कितनी विधि व्यवस्था करनी पड़ती है, तो अनर्थ है। भाप द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्र में ईंधन परिवहन के लिए, अनर्थ नहीं कह दिया, कोई ढोने में खर्च नहीं हो रहा है। यहां हम लोग
ट्रक से ढोते हैं, ट्रेन से ढोते हैं, पूरा उसी में जो है से लगा रहता है, व्यवस्था लगा रहता है। फिर कचरा का नियंत्रण है, फिर वाटर हैंडलिंग प्लांट है, फिर आपका जो है पॉलिमराइजेशन है, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। परमाणु ऊर्जा आबादी वाले क्षेत्र में मुसल्लापुर हाट में न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाएंगे, बताइए तो साहब जी। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की रख रखाव लागत डीजल संयंत्र से ज्यादा है, क्योंकि बेहद कुशल कर्मियों की क्या होती है, जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा सही कौन है? ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। आइए अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात दिया हुआ है 1:30। साहब जी आपसे क्या पूछ रहा है? वोल्टेज अनुपात मतलब V1 बटा V2 का मान कितना दिया है? 1/30 दिया है साहब। तब प्राथमिक और द्वितीयक टर्न का अनुपात क्या होगा? क्योंकि यहां पर साहब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं है, यहां वोल्टेज रेशियो है जो कि V1/V2, टर्न रेशियो है जो कि N1/N2। तो साहब आप जानते हैं V1/V2 बराबर सरकार क्या हो जाएगा? N1/N2 हो जाएगा। और यह भी बिना किसी चिंता के 1/30 होगा कि नहीं होगा? अगर कहता N2 और N1 तब 30/1 देते, यहां N1 N2 कहां है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कंप्यूटर का टेस्ट आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।